हेलो गाइस, सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, सुबह वाली यह कैप्सूल क्लास। ठीक है गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट। देखो, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सुबह में 6 बजे उठकर या इस क्लास को डेली ले लिया करो, क्योंकि ये क्लास में आपको डेली 5 से 7 से 8 क्वेश्चन मैं डिस्कस कराता हूँ। अगर 30 दिन लेंगे तो आपका 210 प्रश्न तैयार हो जाएगा। अब महीने 2-4 महीने ले लेंगे ना, तो आपको 700 से 800 क्वेश्चन का एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, याद हो जाए। क्योंकि छोटी क्लास होती है तो ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं आपको। ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक देखते हो, कहीं लिखना उखना नहीं, बस ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना है, सब के सब याद हो जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा देना, प्रेजेंट सर लिखकर। बाकी जो नए बच्चे हैं, आज से शुरुआत करना और आप भी प्रेजेंट सर लिख। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन, आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। इसलिए कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए। अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि भविष्य आज जो करेंगे उससे बनेगा। कल जो करेंगे ना, कल कभी आता नहीं, कल चला ही जाता है। ठीक है, कल कल के चक्कर में पूरा साल निकल जाएगा, पूरा महीने निकल जाएंगे, पूरे दिन निकल जाएंगे और आपके लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं पड़ेगा, बचेगा बस रोने के सिवा, बस पश्चाताप करने के सिवा आपके हाथ में कुछ। तो अगर आपको भविष्य बनाना है तो आज से शुरुआत करो, कल से नहीं। अगर आपको भविष्य बनाना है तो आज से शुरुआत करो, कल से नहीं। कोई भी चीज कल पे मत टालो, आज और अभी से पढ़ाई की तैयारी की शुरुआत करो। अभी टाइम टेबल बनाओ और अभी से तैयारी की शुरुआत करो। सुबह सुबह का समय है, दिन भर एक संकल्प लो, एक टारगेट बनाओ कि मुझे दिन भर में क्या क्या पढ़ना है, और उसे पढ़ने के लिए अपने आप को पूरा जी जान ला के झोंक दो। निश्चित रूप से आप विजयी भव होंगे। आपको जो भी आपने सोचा, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका एम है, उसे आप प्राप्त करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 2 शब्द उन बच्चों के लिए जो अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की है। ऐसे अगर आप अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप सभी लोग अभी से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसमें आपको शुरुआत से चैप्टर 1 से लाइव क्लासेज स्टार्ट हुई। हालांकि अब तो एक आध चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है। अगर अभी से आप कहीं पे ज्वाइन है, बैकलॉग ज्यादा हो गया, समझ नहीं आ रहा, पीछे का रिवीजन करें कि आगे क्या पढ़ें, कुछ भी दिमाग में लोचा हो गया है ना, तो आपके लिए कर रहा हूं, नई शुरुआत करो। यहां से आपका 100 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। पहली बात, आपको मेहनत करने की आदत सिखाया जाएगा, क्योंकि आप अभी तक बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, 2-4-5 घंटे के अंदर कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन हम और हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यहाँ पे डेली 10 घंटे की लाइव क्लासेस दे, डेली आपको 10 घंटे पढ़ाया जा रहा है, प्लस में 4 घंटे आपको रिवीजन के लिए दिया जाएगा। कुल मिला के 14 घंटे आपको अगर मेहनत मेरे साथ जुड़ के कर लेते हो तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इस बैच में आपको हर वो चीज दी जा रही है जो आपको 90+ दिलाएगी। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, लाइव डाउट क्लास दिया जाएगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली, हर एक शनिवार के दिन आपका वीकली टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा बुकलेट फॉर्म में, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आप अल्फा प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेहनत करना है तो ज्वाइन करना, वरना मम्मी पापा के मेहनत की पैसा बर्बाद मत करना प्लीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, क्या है क्वेश्चन? यह है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। वेक्टर स्वरूप का मतलब होता है सदिश रूप। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है बताओ? कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वेक्टर R कैप होता है। जहां पे क्या है, जहां पे आपका है ना, यहाँ पे Q1 Q2 ये आपका आवेश है, R क्या है? आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी है। ठीक है, और आर कैप क्या है? आवेशों पे जो बल लगता है, बल के दिशा में एकांक सदिश है। ये क्या है? एकांक सदिश है, एकांक सदिश है।
कौन से किसका दिशा में, जो आपका जिसे मतलब बल आकर्षण बल इधर खींच रहा है तो इधर की दिशा होगी, अगर वो उधर खींच रहा है उधर की दिशा होगी। तो ये आर कैप जो है आप बल की दिशा में एकांक सदिश है। एक बात और ध्यान देना सभी लोग जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखा हूं, ध्यान देना सभी लोग, है ना। आर कैप का वैल्यू होता है वेक्टर आर अपान आर होता है, ठीक है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बल या वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान वेक्टर आर कैप अपान आर क्यूब हो जाएगा। क्यों भाई, आर कैप अपान आर क्यूब हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, है ना, आर क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को, ठीक है। ये आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर V इक्वल टू W/Q होता है, यही होता है ना। तो आपको किया गया कार्य पूछा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ होगा। W इक्वल टू VQ रखेंगे। देखो V का वैल्यू 60 वोल्ट है और आवेश Q का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻5 कूलाम है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा 6×5 = 18 80 180 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 × 10 की पावर क्या हो जाएगा बताओ, 18 × 10 की पावर -4 हो जाएगा। इतना जूल हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आएगा, ये आपका मान आएगा। वैद्युत कार्य का करना ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का क्या है। समविभव पृष्ठ के अंदर दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रो कूलाम का आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना। एक बात ध्यान रखना, कभी भी समविभव पृष्ठ होता है उस पे सभी बिंदुओं पे विभव समान होता है। बात को लिखना, सम विभव पृष्ठ के सभी के सभी बिंदुओं पर विभव समान रहता है, सभी बिंदुओं पे विभव समान रहता है। और समविभव पृष्ठ जो है, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पे विभव समान रहता है, सभी बिंदुओं पे विभव समान रहता है। और समविभव पृष्ठ के अंदर सम, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, विभव क्या होगा इसका मान, पृष्ठ के अंदर अंदर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये बात याद रखना। तो 800 गुलाम ले जाए चाहे 8 लाख गुलाम ले जाए मतलब नहीं है, इसके मध्य किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। इस बात को याद रखना। ये क्वेश्चन कभी कभी देखे है ना, कंफ्यूज कर देता है। अब ये क्वेश्चन अगर आप डेली क्लास नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि समविभव पृष्ठ के अंदर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक और विमाएं लिखना है। बताओ विद्युत विभव क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत विभव, बताओ बताओ बताओ। वैद्युत विभव किसे कहते हैं। देखो हम कभी भी ये 8 लिखते हैं ऐसे, अगर इस 8 को लिटा दें ये क्या हो जाएगा बताओ, इस 8 को ऐसे लिटा दें इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अनंत, है ना, अनंत। इस अनंत से किसी आवेश को, ये आवेश क्यों है, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इस आवेश को अनंत से कहा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में जो किया गया कार्य होता है W तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इस परिभाषा को लिख सकते हैं वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होता है, ध्यान देना। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होता है, ध्यान देना। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य और आवेश Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत
क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, है ना। अगर मान लो क्यू आवेश को अनंत से लेके आ रहे हो तो वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/। अब देखो इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक भी पूछा तो मात्रक क्या होता है? मात्रक तो पहला मात्रक इसका वोल्ट होता है। दूसरा मात्रक होता है, देखो इसका W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम। इसका पहला मात्रक वोल्ट, दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलाम। अब बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा क्या होगा? देखो W का V का जो बीमा होगा ये किसके बराबर होगा? बताओ बताओ। जो W का बीमा होता है अपान Q का जो बीमा होता है उसके बराबर होगा। W का बीमा क्या होता है बताओ? mL²T-2। ये W का बीमा। Q का बीमा क्या होता है? 80 हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? mL²T-3 A इनवर्स। ये आपका बीमा है। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया कि वैद्युत विभव का मात्रक, बीमा और परिभाषा, तीनों हमने बता दिया। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आपकी बारी है, आप भी इसे लिखो। लिखोगे तो याद रहेगा और मैं थोड़ी कर रहा हूं, कॉपी पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पे निर्भर करता है? बताओ। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है? अपसालन नॉट A अपान D होता है। अपसालन नॉट A अपान D होता है। तो यहां से ही आप बता सकते हो। देखो यहां पे होता है K अपसालन नॉट। क्या होगा? धारिता C इक्वल टू क्या होता है? K अपसालन नॉट A अपान। अच्छा, सूत्र से यह स्पष्ट है। ये सब फार्मूले सूत्र से स्पष्ट है। सूत्र से क्या स्पष्ट है? सूत्र से स्पष्ट है। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देना। ये सूत्र में नीचे डी है। डी क्या होता है? प्लेटों के मध्य की दूरी होता है ना। जो नीचे होता है इसके मान को बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला जो है इसका मान घटेगा। जिंदगी में भी होता है भाई। ये जो गरीब घर में रहता है वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, बढ़ेगा, तो जो ऊपर है, जो पहले से जिसके बाप बड़े हैं, उसका मान घटेगा ना। कि अरे यार फलानवा का लड़का तो धान रोपता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, वो पढ़कर 90% लाया है, और तुम तो भाई पैसा वाले हो, वो कोचिंग मिली, हर चीज मिला, लेकिन आपका कितना परसेंट आया? 4%। आपका कितना आया? 60-65% आने में जोर हो गया, उसका मान घटेगा ना। वही बात। तो यहाँ पे बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी यानी प्लेटों के मध्य की दूरी जो होता है, पहला पॉइंट है आपके स्पीच कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है। यानी प्लेटों के मध्य की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती। पहली बात, ठीक है। ये प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता घटेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, ये क्षेत्रफल है। ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। ए क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसी के जस्ट सामने ये भी है भाई। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। C इक्वल टू ए, मतलब इसका मतलब प्लेटों का जो क्षेत्रफल के क्या लिखोगे? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि प्लेटों का मध्य का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी। तीसरी पॉइंट ध्यान देना। तीसरा पॉइंट क्या है? कि पराबैद्युतांक के की बात हो रही, के का मान बढ़ेगा तो यहाँ धारिता का भी मान बढ़ेगा। C इक्वल टू के हो जाएगा, है ना, है ना। पराबैद्युतांक का मान
बढ़ाने पर धारिता क्या होती है? धारिता बढ़ती बढ़ती। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये समांतर प्लेट संधारित्र कौन कौन से बातों पे निर्भर करता है ये अब देखो एग्जाम में ऐसे एरो एरो लगा के मत बताना, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है? समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो समांतर प्लेट संधारित्र है, धारिता है 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े, तुल्य धारिता क्या होगा? ये मैंने होमवर्क के लिए लाया था, ये कमेंट बॉक्स में इसको लगा के होमवर्क में दिया, ठीक है? सातवां क्वेश्चन देखो, ये भी आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है क्योंकि बस फार्मूला लिखना है। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन और अपवाह वेग, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन और अपवाह वेग के मध्य संबंध क्या होता है संकेतों के साथ में, ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क के लिए लाया ही था आपके लिए। इसका भी संबंध लिखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, 60 क्वेश्चन 4-5 दिया हूं मैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा ये मुझे कराना है, ठीक है? देखो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यानी आपसे रो की परिभाषा पूछा है। रो की परिभाषा क्या होता है ध्यान देना, बम बम भोले अप टू डीजे मजा ले। देखो डीजे, डीजे आप लोग लिखते हो ना डीजे, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं, इस डीजे में, इस डीजे में हम डी को हटा के क्या लिखते थे? ईजे लिखते थे, ईजे ईजे। तो हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी, विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ के वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व, जे मतलब धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा? धारा घनत्व, धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? ये अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? बोलो। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इस बात को याद रखना, रट लेना। वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप लिख सकते हो, परिभाषा खुद से लिखना, ये होमवर्क है। 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन ये दोनों हाथ से लिख सकते हो। अनोमी प्रतिरोध के दो उदाहरण लेना है, ये आपको होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अनोमी प्रतिरोध के दो उदाहरण। और 10वां क्वेश्चन भी किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम किन राशियों के संरक्षण पे सिद्धांत पे काम करता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस तरह से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, ज्यादा क्वेश्चन किया आज, 7 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन किया है, ठीक है? और क्वेश्चन सब के सब इंपॉर्टेंट है, सभी का आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। मैं सभी से कहना चाहता हूं, तभी फायदा होगा। कुछ होमवर्क भी किया करो सभी, ठीक है? तो आज का यह दिन सभी को मुबारक हो, खूब दिन भर मेहनत करो, मैं आपसे यही बोलूंगा, क्योंकि आपका भविष्य वही होगा जो आज आप काम करते हो, कल नहीं। तो आज अच्छा से करो, अपने आप आपका भविष्य बन जाएगा। बाकी जो नए बच्चे उन सभी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग अभी भी बैच को ज्वाइन करके तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। समय है अभी, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।